वो करवाया था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के टॉपिक में जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको क्या करवा रहा था, कंडीशंस हमने लगा ली थी, पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकाल के लगा के इंटरफेरेंस वाले रिजल्ट्स पे फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट की थी। हाँ बच्चे, फ्रिंज विड्थ निकालने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला था अल्टीमेटली फाइनली कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जितने भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं, यानी जो भी डार्क और ब्राइट लाइंस आ रही हैं, वो सभी डार्क और ब्राइट लाइंस जो हैं उनकी विड्थ सेम है। इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर सबकी विड्थ सेम है। यहाँ पे हमने खत्म किया था लास्ट टाइम। अब हम लोग बच्चे बनाएंगे ग्राफिकल वेरिएशन बनाएंगे, मतलब इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में हम लोग एक ग्राफ बनाने वाले हैं। या हम इसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हैं। तो अगला अपने पास हेडिंग लगेगी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर वी कैन ऑल्सो से दैट इंटेंसिटी पैटर्न। अच्छा, एनर्जी और इंटेंसिटी का कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लोग वेव वेव डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो इंटेंसिटी ही एनर्जी को एक्सप्रेस करती है। पार्टिकल डेफिनेशन कहती है कि इंटेंसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है एनर्जी के साथ, लेकिन क्योंकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, वेव ऑप्टिक्स में ऐसा है कि इंटेंसिटी ही एनर्जी को एक्सप्रेस करती है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा एनर्जी। वेव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही है। तो अब हम इसका इंटेंसिटी पैटर्न पढ़ेंगे, या फिर आप इस टॉपिक को ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी in young double slit experiment with phase angle, या विद पाथ डिफरेंस, ऐसे भी कर सकते हो। फेज एंगल पाथ डिफरेंस कर लेते हैं, विद पाथ डिफरेंस। तो इस तरह से एक बेसिकली हमने बच्चे एक ग्राफ बनाना है। आप ऐसे करो, इस एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं इंटेंसिटी, ये अपना एक्सिस इंटेंसिटी का है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पाथ डिफरेंस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेते हैं पाथ डिफरेंस, मतलब डेल्टा एक्स। तो पैटर्न कैसा बनेगा, मान लो कि ये जो लेवल है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का लेवल है, यहाँ पर इंटेंसिटी अपनी मैक्सिमम है, ये हो गया अपना मैक्सिमम इंटेंसिटी का लेवल। जब बच्चे पाथ डिफरेंस जीरो है, जैसे यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है, तो अपनी इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है। तो कुछ पैटर्न अपना इस तरह से है बच्चे, यहाँ पर अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है जीरो पाथ डिफरेंस पे। उसके बाद जब पाथ डिफरेंस बच्चे, पैटर्न ऐसा बनेगा, एक बार पहले पैटर्न बना लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। इस तरह से ये अपना इंटेंसिटी कर्व है और इंटेंसिटी पैटर्न है, यू कैन से दैट इन दिस वे। आप देखो सारी मैक्सिमम इंटेंसिटी का लेवल सेम है। एक मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, एक यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है जीरो पे, फिर अगली मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। बच्चे जो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल मैक्सिमम को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल मैक्सिमम को। जब पाथ डिफरेंस जीरो है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमम। जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे बच्चे पाथ डिफरेंस आ रहा है, ये पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल है लैम्डा बाई टू का। तो बच्चे इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, यानी कि यहाँ ये लैम्डा का आ रहा है, इसको इवन कैसे है, एक्चुअल में ये है टू टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई टू। तो लेकिन टू से टू कट गया,
इसलिए ये इवन मल्टीपल हो गया लैम्डा बाई 2 का। तो अभी लैम्डा जो है वहां पर अपने पास इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, और ये जो पॉइंट है ये अपना फर्स्ट मैक्सिमा है। मतलब जो फर्स्ट मैक्सिमम आ रहा है ये वो है। इसी तरह बच्चे अगला इवन मल्टीपल आएगा यहाँ पे, जब पाथ डिफरेंस अपना नेक्स्ट इवन मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2। जैसे यहाँ पे क्या था, ऐसे अगर आप लिखना चाहते हो समझने के लिए, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 इवन मल्टीपल, फिर अगला आएगा 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि बच्चे 2 लैम्डा पे। जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो भी हमें एक मैक्सिमम मिल रहा है, तो दिस इज सेकेंड मैक्सिमम। ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? ऐसा ही हो रहा है ना, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं। यस और नो स्टूडेंट, ये बात समझ आ रही है? पैटर्न क्लियर हो रहा है सबको? ओके। ऐसे ही यहाँ पर भी बच्चे ये अपने पास मैक्सिमम आ रहा है, ये भी फर्स्ट ही मैक्सिमा है, दोनों तरफ पैटर्न एक जैसा है। ये भी अपना फर्स्ट मैक्सिमा है और ये वाला अपना सेकंड मैक्सिमा है, ऐसे ही। और यहाँ पर अगर आप देखो तो दूसरी साइड पे आ जाओ, इधर को देखो तो भी पाथ डिफरेंस इतना ही आएगा, क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिव एक्सेस पे लेते हो, वो सिर्फ नेगेटिव एक्सेस चल रहा है, अदरवाइज पाथ डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना निकल के। तो बेटा यहाँ पर अपने पास आ रहा है, और एक इधर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर अपने पास ऑड मल्टीपल आएगा, जैसे कि 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये ऑड मल्टीपल है, यानी सिंपल लैम्डा बाई 2। यहाँ पे अपने पास इंटेंसिटी मिनिमम आ रही है, इस जगह पे अगला ऑड मल्टीपल लैम्डा बाई 2 का, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। इस जगह पे बच्चे नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो इन पोजीशंस पर अपनी इंटेंसिटी मिनिमम है। तो ये जो अपनी पोजीशन है ये अपना है फर्स्ट मिनिमा, जहां पर इंटेंसिटी 0 आ रही है। ये जो पोजीशन है बच्चे ये है सेकंड मिनिमा, इस तरह से। तो आप ध्यान से देखो, सबसे सेंटर में आ रहा है मैक्सिमम, फिर आ रहा है फर्स्ट मिनिमा, फिर आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, फिर आ रहा है सेकंड मिनिमा, फिर आ रहा है सेकंड मैक्सिमा। मैक्सिमा से पहले मिनिमा आता है, सेंटर सबसे बीच में आ रहा है, उसके बाद पहले मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा। ऐसा ही तो पैटर्न था हमारा स्क्रीन के ऊपर। सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज आ रही थी एकदम सेंटर पे, पहले डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरह से अपना पैटर्न था। दूसरी तरफ भी ऐसा ही डार्क ब्राइट। तो ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी पैटर्न, और यू कैन से दैट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस। ठीक है बच्चे, सबको समझ आ गया ये आप बना लो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कई बार यहाँ पाथ डिफरेंस ले लेते हैं, कई बार एंगल भी ले लेते हैं, लाइक फेज एंगल भी ले लेते हैं कि कितना फेज एंगल है, बट अभी मैंने पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बनाया है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है बच्चे। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है 4I0, इसकी रेंज यहाँ तक रहती है, 4 टाइम्स ऑफ I0, ये आपको बाद में समझ आएगा। और मिनिमम वैल्यू रहती है 0, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे अभी। इतना पैटर्न बना लो फिर चलते हैं आगे। यहाँ तक हो गया बच्चों? डन? यस स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया? यस सर। यस। ओके, तो ये पैटर्न आपने बना लेना है। इसके बाद हमारे सामने आती है कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो कुछ कंडीशंस मैं आपको लिखवाऊंगा। वो कई बार ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा,
वो कंडीशंस आपने लिख लेनी है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, हेडिंग डाल दो, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। बच्चे इसमें पहली कंडीशन है सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। फर्स्ट कंडीशन है कि सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। फिर इसकी सेकंड कंडीशन, सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, तो अपने पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो सस्टेन रहेगा। थर्ड कंडीशन है सोर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर। मैंने आपको बताया भी था कि 0.03 मिलीमीटर, सॉरी 2 मिलीमीटर, हाँ, दो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन कम होनी चाहिए। सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर, एक ये कंडीशन है बच्चे। आप यहाँ पे लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी 2 मिलीमीटर या उससे कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना बच्चे। फोर्थ कंडीशन है एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफियरिंग वेव्स शुड बी इक्वल। हमने जो किया है वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं है क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड अलग अलग ले रखे हैं, बट अगर आपको बच्चे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए तो फिर आपके दोनों वेव्स का, इंटरफेयरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो amplitudes of two interfering waves, amplitude of two interfering waves should be same। लिखते रहना बच्चे साथ साथ में, A1 A2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब A1 और A2 दोनों इक्वल होने चाहिए। उसके बाद बच्चे फिफ्थ कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स शुड बी लार्ज, यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, यानी कैपिटल डी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज, शुड बी लार्ज, दैट इज कैपिटल डी जो अपना वो लार्ज होना चाहिए। तभी हम लोग कहते थे कि कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी से काफी बड़ा होता है। ये स्मॉल डी था बच्चे, ये छोटा होना चाहिए और कैपिटल डी अपना बड़ा होना चाहिए। अगली कंडीशन है बेटा विड्थ ऑफ स्लिट शुड बी वेरी स्मॉल। विड्थ जो होनी चाहिए स्लिट की वो बहुत कम होनी चाहिए। विड्थ ऑफ स्लिट्स शुड बी वेरी स्मॉल, विड्थ ऑफ स्लिट्स शुड बी वेरी स्मॉल। अप्रोक्सीमेटली जो हमने लिया था लास्ट टाइम इट इज 0.03 मिलीमीटर, यानी जो हम लोग स्लिट की विड्थ ले रहे हैं वो बहुत ही कम होनी चाहिए, तब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होएगी। और एक और कंडीशन है द टू कोहेरेंट सोर्सेज शुड एमिट लाइट कॉन्टिन्यूसली। लाइट कॉन्टिन्यूस वे में आनी चाहिए तभी तो वेव नेचर शो करेगी। द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, two coherent sources of light should emit light continuously। तो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो हम लोग बोलेंगे बच्चे कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये सारी कंडीशंस बेटा आप नोट कर लो। कई बार ये वैसे पूछ लेते हैं कि राइट डाउन, सब्जेक्टिव पेपर में पूछ लेते हैं कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, मतलब इन बातों का हमने ध्यान रखा था जब हम लोग ये पढ़ रहे थे। प्लीज नोट इट डाउन। Done, sir. सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न से हमारा मतलब क्या होता है
मैंने वर्ड तो लिख दिया सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है बेटा, द इंटरफेरेंस पैटर्न दैट इज नॉट लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब कि वो लंबे समय तक हमें वो पैटर्न ऑब्जर्व होता रहे। मतलब हमें जब हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो वो सस्टेन रहे, स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि बना और एकदम से हमें ऑब्जर्व होना बंद हो गया। तो अगर बेटर सस्टेन चाहिए तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए हमें ये चीजें चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। अगर आप जिस मीडियम में लाइट वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं और फिर ये पैटर्न अपने पास बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द मीडियम वो पैटर्न डिसअपियर हो जाता है बहुत जल्दी। तो इफ यू वांट कि पैटर्न जल्दी से डिसअपियर ना हो और वो पैटर्न सस्टेन रहे, तो बेटा ये कंडीशंस आपको फुलफिल करवानी पड़ेंगी। ठीक है बच्चे। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब है, यू कैन से दैट स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर आपको वैसे वर्ड समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन ऑल्सो से दैट स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे लिख लो, जो लॉन्ग टाइम के लिए हमें मतलब हमें पैटर्न ऑब्जर्व होता रहे। तो दीज आर सम कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, प्लीज नोट इट डाउन। फिर बच्चे आगे चलते हैं। आज हमारा ये इंटरफेरेंस का ये जो छोटी मोटी चीजें रह रही हैं मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर अपना इंटरफेरेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। वैसे बच्चे इसमें एक टॉपिक रह जाएगा डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव ऑप्टिक्स में, लेकिन अभी मैं वेव ऑप्टिक्स को थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग बाद में करेंगे बड़े आराम से। हम लोग सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपना। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके प्री बोर्ड में नहीं डालूंगा मैं, सिर्फ वो एक टॉपिक रह जाएगा पूरे सिलेबस में। सेमीकंडक्टर्स मैं करवा दूंगा आपको। कब से? हाँ, मिड फैब से हो जाएंगे आपके स्टार्ट मोस्ट प्रॉब्ली। एग्जैक्ट तो अभी नहीं आई डेट। तो बेटा अपनी तैयारी रखो थोड़ी, जितनी ज़्यादा हो सके बेटर है। और एग्ज़ाम का पैटर्न वैसा ही आएगा जैसा कि सैम्पल पेपर में आया है सीबीएसई से, आपको पता है। इस बार 3 सेक्शंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, 12 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। 12 ही क्वेश्चंस करने हैं आपको इस बार, और सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। कुछ सब्जेक्टिव हैं, कुछ बीच में बच्चे न्यूमेरिकल्स हैं। मतलब मिक्सिंग है पेपर में, एमसीक्यू टाइप का नहीं है इस बार पेपर। तो अब बच्चे इसमें ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिली है। वैसे ओवरऑल आपको 12 के 12 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको और करके चॉइस मिल रही है। 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा है जहां आपको चॉइसेस मिल रही हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। सम क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स, सम क्वेश्चंस आर ऑफ 3 मार्क्स। ज़्यादातर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, और कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और एक सेक्शन सी है उसमें एक ही क्वेश्चन है केस स्टडी, वो 5 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो कुछ इस तरह का पैटर्न है। तो उसी पैटर्न का आपका प्री बोर्ड भी होगा। मीन्स आपका पेपर इस बार सब्जेक्टिव है तो डेरिवेशंस भी आएंगी बच्चों। तो दैट इज वाई आपको डेरिवेशंस भी करनी है। अभी उसी सैंपल पेपर से मैंने प्री बोर्ड इंटरफेरेंस से कब है? प्री बोर्ड बच्चे मिड फेब, यानी 15 फेब से स्टार्ट हो सकते हैं आपके, इसके आसपास 1-2 दिन पहले या बाद में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है सैंपल पेपर में भी आ चुका, और पहले भी सीबीएसई अभी जो मॉडर्न सैंपल पेपर अभी अभी आया है, पहले आया था टर्म 2 का, इसमें भी ये क्वेश्चन है इंटरफेरेंस से रिलेटेड। और वैसे सीबीएसई में मोस्टली ये रिपीट होता ही रहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यही सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की सारी कंडीशंस आपको गिवन है।
बच्चे एक क्वेश्चन करके लिख लो आप क्वेश्चन की फॉर्म में। इफ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब बेटा दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं एंड इंटेंसिटी भी इक्वल है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, मतलब इफ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटीज आर सेम देन शो दैट मान लो इंटरफेयरिंग यहाँ पे इंटेंसिटी I है, then show that maximum intensity is 4 times of individual wave intensity, ऐसे आता है क्वेश्चन, and maximum amplitude is twice of amplitude of single wave। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है सीबीएसई का और बहुत बार रिपीट हो चुका बच्चे, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस बार इस पेपर में भी आया हुआ है जो आपका सैंपल पेपर है। थोड़ी फॉर्म अलग है लेकिन मतलब यही है कि आपको A1 और A2 दोनों एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, I1 और I2 दोनों इंटेंसिटीज इक्वल है इंटरफेयरिंग वेव्स की, और आपको ये प्रूफ करना है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इंटरफेरेंस के बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में मैं इसको कुछ इस तरह से कह सकता हूँ, चलो ऐसे ही रहने दो, तो आओ इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, सुनाओ बेटा इसमें क्या करना है। हम लोग डायरेक्ट अपना रिजल्ट यूज करेंगे। वी नो दैट, रिजल्ट्स लिख लेते हैं पहले, एक तरफ रिजल्ट्स लिख लेते हैं। हाँ ये आप साइड में बना लो अपना कॉलम सा, बीच में आंसर में नहीं, साइड में कर लेते हैं। रिजल्ट कौन कौन से हैं अपने पास इंटरफेरेंस से रिलेटेड? एक तो बच्चे अपने पास रिजल्ट है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बच्चे I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रिजल्ट है अपने पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के बाद, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। फिर एक अपने पास बच्चे एक्सप्रेशन है नंबर 2 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी हमने, ये भी इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 cos फाई। एक ये रिजल्ट है। और कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी थी, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम and intensity is maximum when बच्चे जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी, यानी जब cos फाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और अपना एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, कई बार मिनिमम का भी पूछ लेते हैं। एम्पलीट्यूड इज मिनिमम एंड इंटेंसिटी इज मिनिमम व्हेन cos फाई इज मिनिमम। तो जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम यानी -1 हो जाएगी तब अपनी इंटेंसिटी मिनिमम आ जाएगी। बच्चे ये चीज समझ में आती है? ये रिजल्ट्स हम लोग डिराइव कर चुके हैं, यस और नो, है ना? ये आपको पता होंगे, ये सारे रिजल्ट्स हम लोग डिराइव कर चुके हैं पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, याद है ना सभी को? भूल तो नहीं गए? रिस्पॉन्स किया करो बच्चों। याद है रिजल्ट्स ये? Yes. बेटा हमने डायग्राम नहीं बनाया था, ये A1 है, यहाँ से एक वेक्टर बनाया था A2, फिर यहाँ फेज एंगल फाई, उनका रिजल्टेंट निकाला था, ऐसे याद आया? वहां से निकाले थे ना ये रिजल्ट्स शुरू में। Yes, तो ये sir. वो हमारे पास, अब इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके ये चीज प्रूफ करेंगे। क्या है? A1 A2 की जगह A डालना है
I1 I2 की जगह I डालना है, और क्या। तो पहले मैक्सिमम तो बाद में निकाल लेंगे, पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। तो बेटा इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी I प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I इंटू कॉस फाई। क्योंकि इंटेंसिटी बराबर है, I1 I2 दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हमने इसको इसको भी I कर दिया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास आएगी I प्लस 2 इंटू I बन जाएगा I स्क्वायर अंडर रूट I स्क्वायर इंटू कॉस फाई। बेटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी 2I प्लस अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर को I रह, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये 2I कॉस फाई आ गया। और यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, 2I कॉमन ले लो, बचे यहाँ बचेगा 1 प्लस 2I बाहर आ चुका है, तो बचेगा कॉस फाई। तो ये अपने पास आ गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अगर बच्चे इंटेंसिटीज इक्वल हैं तो फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, IR इज इक्वल टू दिस फॉर, ये कौन सी है, फॉर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। इसके लिए अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन। कई बार ऐसे बोलते हैं कि ऐसे करके प्रूफ करो। हम बच्चे इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। 1 प्लस कॉस फाई को लिखा जा सकता है बच्चे, 1 प्लस कॉस फाई को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है। कैसे लिखा मैंने, ये साइड में देख लेते हैं, आ जाओ। कैसे लिखा है ये, मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस फाई को हम लोग 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 करके लिख सकते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया पता नहीं, आपको पता है या नहीं, बट बच्चे मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है मैथ्स में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से अगर मैं ये -1 लेफ्ट में शिफ्ट करूं तो ये बन जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे दोनों तरफ के एंगल्स को हाफ कर दो, हाफ ऑल दी एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं उनको आधा आधा कर दो। क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो मैं आपको इसलिए ये फॉर्मूला बता रहा हूं। दोनों तरफ के एंगल्स को अगर आप हाफ कर दो तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा का हाफ रह जाएगा थीटा, और बच्चे उधर से थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि 1 प्लस कॉस फाई की जगह 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। बेटा समझे, जो आप मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हो वो ये है, पर हमने इस फॉर्मूला को यूज करके ही ये लिखा है, थोड़ा सा ऐसे। समझे या नहीं समझे, यस और नो? हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा ये लर्न करना पड़ेगा, या तो इसको डायरेक्टली लर्न कर लो, 1 प्लस कॉस फाई होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, वैसे ये लर्न करते हैं मैथ्स में। बेटा समझ आया सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ऐसा नहीं है कि हर बार इसी Yes, फॉर्म में sir. लिखना है, शाबाश। ऐसा नहीं है कि हर बार इसी फॉर्म में रिजल्ट लिखना है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 4 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये एक ही बात है, दैट इज योर चॉइस। क्या आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला एंगल फाई की टर्म्स में लिखना चाहते हो, या एंगल फाई बाई 2 यानी हाफ ऑफ दिस एंगल इस टर्म्स में लिखना चाहते हो? तो दैट इज योर चॉइस। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही ये निकाला हुआ है एनसीईआरटी में। तो इन एनसीईआरटी ऐसा है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, हमने तो ये निकाला ना, इधर हमने थोड़ा जर्नल वे में किया है। इंटेंसिटी उन्होंने जो है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन लगा के इंटेंसिटी को सॉल्व किया, फिर ये रिजल्ट निकाला हुआ लास्ट में। तो ये कोई अलग चीज नहीं है,
उसी फॉर्मूला से बच्चे अगर आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशंस लगा दोगे यहाँ पे, मतलब एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इक्वल कर दोगे, तो आपको उसी फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करके यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा स्पेसिफिक फॉर्मूला है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन पर, अदरवाइज इन जनरल ये रिजल्ट है जो हर सिचुएशन में वैलिड है, जो साइड में हमने लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चे, प्लीज नोट इट डाउन, यहां तक नोट कर लो पहले। हमें आई मैक्स को प्रूफ करना है कि वो 4 टाइम्स ऑफ आई है, यहां तक लिख लो बच्चे। ओके, तो फाइनली अब बच्चे हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालते हैं। अभी तो हमने ये निकाला कि ये है रिजल्ट, और अगर हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालें, मैक्सिमम इंटेंसिटी, नाउ बेटा फॉर आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, अगर हम इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं, देन बच्चे हमें cos फाई की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर तो हमारे पास रिजल्टेंट है आई आर, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला 2 टाइम्स ऑफ, हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाला 2 इंटू आई इंटू 1 प्लस कॉस फाई। तो भैया ये हमारे पास है फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। इस फॉर्मूला में अगर हम लोग cos फाई की वैल्यू 1 पुट कर दें तो अपना आई आर मैक्सिमम बन जाएगा। तो बच्चे अपने पास आई मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 2 इंटू आई, और यहाँ पे बच्चे cos फाई की वैल्यू को आप 1 डाल दो। जैसे ही आप cos फाई की वैल्यू को 1 डालोगे, आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो बच्चे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगा 2 इंटू 2 4 आई। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इंटेंसिटी की वो है 4 इंटू आई। अगर आप मिनिमम निकालना चाहते हो, मिनिमम भी निकाल लेते हैं। आप इसको ऐसे कर लो, केस नंबर 1 करके ऐसे करके लिख लो। पहले हमने रिजल्ट निकाला ये वाला, अब उस रिजल्ट को केस 1 में मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं, और फिर हम लोग कर लेते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग लिखते हैं अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, देन बेटा हमें cos फाई की वैल्यू को -1 डालना पड़ेगा मेन फॉर्मूला में। तो बच्चे विच एम्प्लाइज अपने पास मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 इंटू आई टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1, क्योंकि cos फाई की वैल्यू अगर मैं -1 डाल दूं, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है 0 और मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। हाँ जी बच्चों, क्लियर है आपको ये? यस और नो? स्टूडेंट्स ये क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसमें भी कोई नई चीज नहीं है, इस फॉर्मूला में डालना है हमने, और cos फाई की वैल्यू को 1 डाल देंगे। फिर जैसे इंटेंसिटी में किया वैसे एम्पलीट्यूड में करेंगे। नोट कर लो बेटा ये। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। सो नाउ दूसरा एम्पलीट्यूड निकालते हैं। एम्पलीट्यूड ना बच्चे, एम्पलीट्यूड का रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दोनों ही A के इक्वल है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2, यानी दोनों AA साथ में cos फाई। तो बच्चे ये निकल के आएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बन गया 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस A इंटू ए, ये बन गया 2A स्क्वायर cos फाई। यहाँ से 2A स्क्वायर आप कॉमन निकाल दो, तो जैसे ही आप 2A स्क्वायर कॉमन निकालोगे ये बनेगा 1 प्लस cos फाई। और क्योंकि एक तो बच्चे अपने पास ये फॉर्मूला बन गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, इसको हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं वही वाली आइडेंटिटी लगा के। तो बच्चे यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर और 1 प्लस cos फाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, जैसे हमने पहले किया वो मैथ्स वाला फॉर्मूला लगा के।
तो बच्चे 2 2 बन गया 4। अब ये 2 भी 2 बार आ रहा है, a भी 2 बार आ रहा है और cos 5/2 भी 2 बार आ रहा है, सबका स्क्वायर हो रहा है, तो ये रूट कट जाएगा, अपने पास बचेगा एक 2 एक a और एक बचेगा cos 5/2। तो बच्चे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 1, इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा। बच्चे अगर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए फॉर AR इज इक्वल टू A मैक्सिमम, मतलब एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम चाहिए, तो cos फाई की वैल्यू को हमें 1 डालना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन में cos फाई की वैल्यू 1 डालेंगे, तो देयरफॉर बच्चे A मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2a² इंटू 1 + 1, cos फाई की वैल्यू 1 डाल देंगे क्योंकि मैक्सिमम डलेगी इस फॉर्मूला में। तो बच्चे A मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, ये भी 2 बन गया, ये बन गया 2 × 2 इंटू a², 2 भी 2 बार आ रहा है, a भी 2 बार आ रहा है, तो रूट हट जाएगा इनका और अपने पास a मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ a। तो बच्चे ये चीज हमें प्रूव करनी थी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटरफियरिंग वेव के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का डबल आ रहा है। और बच्चे मिनिमम एम्पलीट्यूड केस नंबर 2, केस नंबर 2 अगर आपको एम्पलीट्यूड मिनिमम चाहिए AR इज इक्वल टू A मिनिमम तब आएगा जब बच्चे cos फाई की वैल्यू -1 होएगी, और जैसे ही आप इस रिजल्ट में -1 पुट करोगे 1 - 1 0, तो आपके A मिनिमम की वैल्यू आएगी बच्चे 0। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। तो इसको पहले आप नोट कर लो। तो ये कई बार CBSE का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आ जाता है ये प्रूफ करने के लिए, तो आप इसको ध्यान रखना। फाइनली एक लास्ट बात इंटरफेरेंस में, फिर हम लोग अपना वेव ऑप्टिक्स यहाँ रोक देंगे। मतलब एक तरह से हमने एक टॉपिक नहीं किया, दैट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो हम लोग ब्रेक देके आपके प्री बोर्ड एग्जाम के बाद करेंगे आराम से। उससे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर्स करेंगे, वही अपना लास्ट चैप्टर रह रहा है टर्म 2 के सिलेबस में। यहाँ तक नोट हो गया बच्चे? डन? हो गया सबका? Yes, sir. तो लास्ट में एक नोट लिख लो छोटा सा, लास्ट में एक नोट लिख लो बच्चे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अगर हमने इसकी स्टार्टिंग की इसकी डेफिनेशन देखो तो उसमें हमने लिखा था इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी बच्चे एनर्जी कंजर्व्ड है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आप देखो ना पैटर्न कैसा बना है, पैटर्न ये बना है अपना इंटेंसिटी का पैटर्न, अभी अभी हमने बनाया, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो आप देखो कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी टोटल एनर्जी थी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुई कि किसी एक जगह पे सारी की सारी इंटेंसिटी इकट्ठी होगी और किसी दूसरी जगह पे इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म हो गई। इंटेंसिटी बोले तो एनर्जी, वेव डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा एनर्जी, वेव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पार्टिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी और एनर्जी का कोई कनेक्शन नहीं है, जैसा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में पढ़ा है, लेकिन वेव डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी और एनर्जी का कनेक्शन है। तो बच्चे एक जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, मतलब सारी की सारी एनर्जी उस जगह पे इकट्ठी हो गई और वहां पे आई हमारे पास एक ब्राइट लाइन। और एक जगह ऐसी है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इंटेंसिटी एकदम जीरो, मिनिमम इंटेंसिटी हमने निकाली 0 थी, इंटेंसिटी एकदम जीरो, मतलब कि वहां पर एनर्जी जीरो, मतलब जितनी भी एनर्जी है वो एक जगह पे इकट्ठी हो रही है और दूसरी जगह पे है नहीं, तो एक्चुअल में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। वो पैटर्न हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो एनर्जी पहले मीडियम में फैली हुई थी कॉन्टिन्यूस वे में, वो एनर्जी क्या होगी, इकट्ठी होगी एक जगह पे, वहां पर ब्राइट फ्रिंज बन गई और फिर बाकी जगह एकदम डार्क बन गया।
क्योंकि यहाँ से एनर्जी निकल के अगर एक जगह पे इकट्ठी होगी तो इस जगह की एनर्जी जो है खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे हमें डार्क लाइन दिख रही है। तो एक्चुअल में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हो क्या रहा है बच्चे, सिर्फ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, इसलिए उस जगह पे तो ब्राइट फ्रिंज बन जाती है और दूसरी जगह पे डार्क फ्रिंज बन जाती है। तो लास्ट में आपको ये समझना भी जरूरी है कि पूरे इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। तो बच्चे आप लाइन लिखोगे, लाइट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फाइनली, ये एक नोट बना के लिखोगे, लाइट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, light energy gets transferred from the region of dark band, मतलब जहां पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फ्रॉम द रीजन ऑफ डार्क बैंड, बैंड मतलब डार्क लाइन, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां हो रही है वहां से सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई कहां पे, टू द रीजन ऑफ ब्राइट बैंड, टू द रीजन ऑफ ब्राइट बैंड, मतलब उस जगह पे सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, टू द रीजन ऑफ ब्राइट बैंड। So therefore we can say that energy conserved है, therefore बच्चे energy is conserved, therefore energy is conserved। इसका मतलब है बेटा एनर्जी कंजर्व्ड रहती है इंटरफेरेंस में, एनर्जी इज कंजर्व्ड इवन आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इवन आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी इंटरफेरेंस के बाद भी है, सिर्फ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक जगह पे इकट्ठी हो गई, वहां पे ब्राइट लाइन बन गई और दूसरी जगह पे नहीं रही तो वहां पे डार्क लाइन आ गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो फाइनली विद दिस लास्ट नोट हम इंटरफेरेंस के टॉपिक को खत्म करते हैं। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरफेरेंस के टॉपिक्स पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो जल्दी ही मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस भेजूंगा तो दैट कि आप उसको समझ पाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, प्लीज आस्क एनी डाउट। No, sir. ओके, तो Sir. इन आवर नेक्स्ट